आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अब्दुल बारी साहब जुड़ गए हैं, जो कि अभी एयरपोर्ट से सीधे आए। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, और नेशनल इंटरनेशनल इशू पर आप जो है बोलते हैं, और खास तौर से जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। अब्दुल बारी साहब सीधे एयरपोर्ट से अभी वो घर अब्दुल पहुंचे बारी हैं। साहब को हम लोग सलाम तो पहले कर लें। सीधे जी एयरपोर्ट जी, से आ रहे हैं। इस्तकबाल है। इनको भी जॉर्डन ले चलेंगे तेल अवीव के लिए हाँ कूच करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, इनको भी वहाँ पे दावत इनको दिलवाई जाएगी। किस तरह से देखते हैं अब्दुल बारी साहब, आज लेबनान में आपने देखा कि 100 मुल्कों के लोग वहाँ पे शरीक हुए, एक बड़ा इज्तिमा, इतना लोगों का जमा हुआ। क्या क्या मैसेज है जमा होना? क्योंकि वहाँ पहली बार इस तरह से हुआ है कि बड़े पैमाने पे शिया सुन्नी उलमा एक प्लेटफॉर्म पे बड़ी तादाद में नजर आए, तमाम तर खतरात के बावजूद। ये कि कहीं ऐसा ना हो कि अटैक हो जाए, एयर स्ट्राइक हो जाए। कैसे देखते हैं ये कितना बदलता हुआ पॉलिटिकल सिनेरियो है? देखिए, हसन नसरुल्लाह साहब के आने के बाद, खासतौर से ईरानी इन्कलाब के बाद, शिया और सुन्नियों के दरमियान जो खलीज थी, वो खलीज को बड़ी हद तक जो है तो पुर किया गया। मैं खुद लेबनान गया हूँ, उन्हीं के होटल में ठहरा था, हिज़्बुल्लाह के लोगों के होटल में ही ठहरा था, वहाँ पे क़याम रहा मेरा वहाँ पर। वही लोग हमारी मेज़बानी कर रहे थे। तो मैं ये कह और वहाँ पे मैंने आम लोगों से भी बातें की थी, क्योंकि लेबनान में खाना-जंगी तकरीबन 15 साल तक जारी रही थी। आपको याद होगा, 15 साल तक खाना-जंगी जारी रही वहाँ पे, शिया, सुन्नी। फिर वहाँ पर जो है द्रोज़ है, उसके अलावा ईसाई भी रहते हैं। ईसाई प्रेसिडेंट कहलाता है और सुन्नी वज़ीर-ए-आज़म होता है, और स्पीकर का ओहदा जो है तो शिया के पास होता है। ये बंडरबार्ट जो है, वो फ्रांस की कॉलोनी बना हुआ था लेबनान, वो करके गया था। हालाँकि लेबनान बेसिकली वाज़ द पार्ट ऑफ सीरिया, शाम, बलद शाम का हिस्सा था वो, लेकिन वो जो हिस्से किए थे ना साइको पैक्ट के तहत। तो अब ये जो वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जो है हाज़िर हुए, और 100 से ज़ायद मुल्कों के जो है तो नुमाइंदे जो है इसमें शरीक हुए, उनके इसमें तदफीन में जो है। तो इससे एक मैसेज ये गया है कि हिज़्बुल्लाह को ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन कहते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ और इज़राइल वगैरह टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन के नाम से कहते थे। तो एक मैसेज क्या है कि भई ये टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है। इससे एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, और जो लोग जिस जिस बड़ी तादाद में शरीक हुए, तो उससे एक मैसेज ये भी गया कि वो हिज़्बुल्लाह की मकबूलियत जो है, वो कम नहीं हुई है। हालाँकि उसको कुछ रिवर्सेस हुए हैं इस दौरान जो है, हिज़्ब जो नसरुल्लाह साहब शहीद हुए हैं। हालाँकि उनको कहा गया था कि भई आप जो है उसको छोड़ दीजिए, उनको एक सेफ हेवन दिया जा रहा था, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने जो है मौत को गले लगाया, वो अपनी मकाम को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, यानी जहाँ पर थे वो। बताया गया था उनको, मुझे जो है यहाँ डिप्लोमेटिक सोर्सेस ने भी बताया था, ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले, और ये बात अखबारात में भी आई थी, लेकिन ही वाज़ नॉट रेडी टू लीव हिज़ प्लेस। तो ज़ाहिर बात है उसके नतीजे में हर एक की तो वो वैसे तो आप जानते हैं, मौत जब लिखी है, मुकर्रर है, तो वो आकर रहेंगी, आप कहीं भी जाके छुप जाए, कुछ भी कर लें। तो बहरहाल उनको शहीद का दर्जा हासिल हुआ, और उनके जाने के नतीजे में एक बड़ा खला पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, उसके लिए वक़्त लगेगा। और वो जिस कैडर के, जिस पार्टी के लीडर थे, रहनुमा थे, तो वो उसका नेम-ओ-बदल मिलना जो है अभी बहुत मुश्किल है। तो जो मैसेज गया है आज पूरी वर्ल्ड को जो है कि हिज़्बुल्लाह इज़ नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, ये जो सबसे बड़ा जो मैसेज है ये। जैसा हमास के बारे में, अभी जो हमास के बारे में वो फौजी जो उसको होस्टेज बनाया था, उसको छोड़ा गया, तो वो सरेआम जो है तो बोसा ला रहा है। हमास के जो अल-क़स्साम ब्रिगेड का जो वो ब्रिगेड के जो 2 फौजी थे, उनके बोसे ले रहा था। तो उससे क्या मैसेज गया पूरे वर्ल्ड में कि ये हमास को जो है कि ज़ालिम, क्रूएल, बेरहम, तंगदिल जिस तरह से बना के पेश किया गया था, भई वो उनके पास होस्टेज रहा तकरीबन 15-16 महीने तक। 16 महीने से ज़्यादा हो गए हैं ना, होस्टेज रहा, लेकिन वो जो है उनके हुस्न अखलाक से, उनके सलूक से, और जिस तरह से उसको रखा गया, जिस तरह से ट्रीट किया गया, उसका एक मैसेज दिया उसने जो बोसा लेकर। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये यानी सिफ़ारतकारी में बहुत मायना रखती है, डिप्लोमेसी में बहुत मायना रखती है, और उससे एक बड़ा बहुत ही अच्छा मैसेज जो है
जो गैर जानिबदार दुनिया है, जो कोई साइड नहीं लेती है, उसको आप अपनी तरफ ला सकते हैं, और जो आपके दुश्मन है उनको भी महसूस होता है कि नहीं भाई ये ऐसे लोग नहीं है, जो प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाते हैं, वो लोगों का जो है आँखें खुल जाती है। तो ये चीज़ें जो आज जो तदफीन अमल में आई इतने दिनों के बाद, हसन नसरुल्लाह के हवाले से भी और हमास के हवाले से जो कल का जो वाक़या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो है मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट में जो है जो सूरत-ए-हाल है, उसकी अक्कासी करती है। अमलन वहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही है, और लोगों में जो जोश-ओ-ख़रोश जो है, और हसन नसरुल्लाह साहब की जो खूबी है, उनके यहाँ पे नुमाइंदे भी आए थे। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2000 गालिबन 9, हाँ 9 में हुई थी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो हिज़्बुल्लाह के नुमाइंदे भी यहाँ पर आए थे। तो ये जो मुज़ाहमत, रेज़िस्टेंस जो है, इसराइल के खिलाफ जो रेज़िस्टेंस का जो जज़्बा पैदा किया, वो जज़्बा जो है आज काम कर रहा है। और ये देखने वाली बात होगी। और ईरान और इराक से अभी नूर साहब ने लिखा कि ज्यादा लोग गए। यूनुस चौधारा साहब ने लिखा, फजील भाई मुमताज साहब ने कहा था कि मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। यानी वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट खास तौर से जो सीज फायर है, तो क्या जंग फिर से शुरू हो जाएगी, क्या उसी अंदाज की लड़ाई होगी, ये वो कह रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या सिचुएशन बन रही है, किस तरह के तो हालात बन रहे हैं? क्या क्या तस्वीर अगर देखें आपने, हालांकि कई बार ये दोहराया है, लेकिन फिर भी क्या क्या दुनिया जो है इस पे रिएक्ट नहीं करेगी? नहीं, बिल्कुल होगा। अब जो है ये जंग दोबारा शुरू होना जो है, मैं नहीं सकता उसका कुछ ज़्यादा इम्कान है। उसकी वजह ये है कि इसराइल को भी बहुत लॉस हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ जो है एक तरफ़ा जो है हो रहा है मामला। तो इकोनॉमी इससे मुतासर हो जाती है, दीगर सरगर्मियाँ मुतासर हो जाती है। जब जंग की हालत में होता है ना कोई भी मुल्क, कोई भी कौम, तो उसकी जो तवानाइयाँ जो होती है ना, वो मुस्बत कामों पे नहीं लगती है, तरक्की के कामों पर नहीं लगती है। तो वो भी इसराइल भी नहीं चाहेगा कि वो हालत जंग में बरकरार रहे। ये तो इतनी इतनी ज़्यादा तूल नहीं खींचती, नेतन्याहू की वजह से ये जंग तूल खींची है, और वहाँ पे कुछ जो इंतहा पसंद एलिमेंट है, अब उनको मालूम हो गया कि भई हमने इतनी वहाँ ईंट से ईंट बजाने के बावजूद हम हमास की क़ुव्वत को कमज़ोर नहीं कर पाए। हमास के साथ जो है वहाँ की अवाम अभी भी खड़ी हुई है। तो इससे तो वो बिल्कुल सबक लेंगे, और उनके समझ में आ गया होगा। अब क्या-क्या बर्बादी करेंगे? आपने तो सब बर्बाद कर दिया, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे, आप खंडहरात में तब्दील कर दिया पूरा। तकरीबन मलबे मलबे में तब्दील कर दिया। उसके बावजूद भी लोगों में जो है हमास के खिलाफ ज़रा भी बगावत नहीं है। कोई किसी आपने कभी कोई बयान भी नहीं सुना होगा हमास के खिलाफ वहाँ के लोगों का। जितने चैनल से वहाँ पे जा रहे थे, ये कर रहे थे कि ये क्या हमको मरवा रहा है, हमास कर रहा है। आपने तो ये देखा ना ये सूरत-ए-हाल। तो ये जो अवाम जहाँ पर खड़ी हो जाती है ना, तो अवाम के सामने कोई भी ज़ालिम से ज़ालिम जो है, हुकूमत हो, फ़ौज हो, कोई भी हो, वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। ये सूरत-ए-हाल है अमलन। तो मैं नहीं समझता कि दोबारा जो है इसराइल जंग करने की गलती करेगा, और मामला तो अभी जिस तरह से जो चल रहा है सीज़ फायर के हवाले से, 6 हफ्ते का जो सीज़ फायर है, तो यानी जितनी भी मुश्किलात आ रही है, सब कुछ होने के बावजूद मामला कुछ न कुछ तो आगे बढ़ ही रहा है। और वो बिल्कुल। भी फजील साहब, बम वाला भी जो मामला था, बम तल अवीव का जो मामला, वो किसी इसमें धमाका हुआ था, उसको जो है तो बम धमाके का नाम दे दिया गया था, क्योंकि उस वक़्त तो मैं देखा नहीं था। वो तो इत्तेफ़ाक से अभी कुछ देर पहले मैं जो है अखबार में देख रहा था, वहाँ से कुछ मैसेज भी आया था। तो वो बेसिकली जो तल अवीव में जो धमाके की बात इससे पहले हमारे प्रोग्राम में आई थी, वो धमाका नहीं था, बल्कि कुछ हादसा हुआ था, जैसे कोई सिलेंडर वग़ैरह फट गया था। उसको जो है तो धमाके का नाम दिया जा रहा था। तो वो भी एक्सपोज़ हो गया पूरा मामला। तो एक जवाब तलाश नहीं करने की जो ये कोशिश की खबर जाती है।